देखिए ये जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट है। और 142 एकड़ ज़मीन का मसला है। उस 142 एकड़ के मामले में पिछले साल सरकार ने, माफ़ कीजिएगा, दिसंबर 2022 में टेंडर निकाला। एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, साहसिक एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो ये कर रहे हैं। और इसमें कई तरह की सुविधाओं का जिक्र, तमाम तरह की बातें उसमें की गई। इसमें दरअसल जहां से सवाल शुरू होता है, तो सवाल तो शुरू होता है इस बात से कि अगर सरकार ने खुद से 2019 और 2022 के बीच में एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर के 23 करोड़ रुपए का लोन लेकर के वहाँ इस इलाके को ठीक करने का, इसका सजावट करने का काम शुरू किया, और उसके बाद फिर अचानक से सरकार ने तय कर दिया कि भाई इसको हमको तो इसको किसी कंपनी को दे देना है, लीज पर इसे किसी कंपनी को देना है। तो प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि एक तो आपने जब 23.5 करोड़ का काम खुद करवाया, तो तब आपने ये नहीं सोचा, क्या आप इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करते? सरकार ऐसे करके योजना नहीं बनाती। वो एक सुबह उसको कुछ सपना आता है, सपने में देखती है तो एक प्लान बनाती है, फिर अगली सुबह दूसरा उसको सपना आया कि नहीं अब इसको लीज पर दे देना है, तो फिर उसने लीज पर दे दिया। दूसरी बात इसमें जो है कि कैसे किसी सरकारी अफसर को या जिन लोगों ने इसका टेंडर निकाला, उनको कैसे ये नहीं समझ में आया कि केवल 3 ही कंपनियां टेंडर क्यों भर रही हैं। मान लीजिए कि इतने भोले भाले लोग थे, ये इतने सीधे साधे लोग थे कि इनको समझ में नहीं आया कि केवल 3 कंपनियां टेंडर भर रही हैं। और टेंडर की कीमतें भी जो उन तीनों कंपनियों ने कोट की, जो उन्होंने कोट किया फीस, लीज रेंट, 1 साल का लीज रेंट जो उन्होंने कोट किया तीनों कंपनियों ने, तो प्रकृति ऑर्गेनिक्स ने कोट किया 51 लाख रुपया, भरुआ एग्री साइंसेज ने कोट किया 65 लाख रुपया, और राजा एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स ने कोट किया 1 करोड़ रुपया। तो लगता है कि बिल्कुल आपस में बैठ करके रेट उन्होंने तय किए। 51 लाख, 65 लाख और 1 करोड़ रुपया उन्होंने रेट तय किया। और जाहिर सी बात है कि 51 लाख, 65 लाख और 1 करोड़ में 1 करोड़ रुपए वाले को टेंडर दे दिया गया। किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई इतनी बड़ी जमीन है, हजारों करोड़ रुपया जिसका बाजार मूल्य है, उसका लीज रेंट भी इतना ही होना चाहिए, तो इतना कम रेट कोट किया गया है। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि भाई ये टेंडर कैंसिल कर दिया जाए, इसको नए सिरे से किया जाए? तो ऐसा भी नहीं किया गया। और ये तो सही बात है कि जो पहली 2 कंपनियां हैं, यानी प्रकृति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और भरुआ एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनमें बालकृष्ण के 99% शेयर बालकृष्ण के थे, वो इनके 99% के शेयर होल्डर थे। राजा एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में बालकृष्ण के जिस समय बिडिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो उस समय बालकृष्ण के शेयर थे 25.01%, यानी कि 25% के शेयर होल्डर टेंडर भरते समय बालकृष्ण उस कंपनी में थे। और जब टेंडर निकल गया, राजा एरोस्पोर्ट्स लिमिटेड के नाम पर जब टेंडर खुल गया, तो बालकृष्ण का उसमें शेयर होल्डिंग हो गया 69.43%, 69.43% के शेयर होल्डर बालकृष्ण उसके बाद बने, जब टेंडर उस कंपनी के नाम निकल गया। और न केवल इतना हुआ कि बालकृष्ण उसमें 69.43% के शेयर होल्डर बने, बल्कि प्रकृति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और भरुआ एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ने भी उस कंपनी में 17.43% के शेयर अक्टूबर 2023 में खरीद लिए। उसके अलावा इसी नाम की मिलती जुलती जो कंपनियां हैं, जिन सबके सर्वे सर्वा बालकृष्ण हैं, जिसमें भरुआ एग्रो सोल्यूशन, भरुआ सोल्यूशन, फिट इंडिया ऑर्गेनिक्स, पतंजलि रेवोल्यूशन, ये सारी कंपनियां इनके मालिक बालकृष्ण हैं। इन कंपनियों ने उस राजा एरोस्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के भीतर 33.25% शेयर और खरीद लिए। तो एक तरह से कंप्लीट टेक ओवर, पूरी तरह से टेक ओवर बालकृष्ण ने अपनी कंपनियों के जरिए उनके सारे शेयर खरीद करके किया। तो ये एक पूरी तरह से फिक्स मैच था। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा
कि जो टेंडर की शर्तें थी, टेंडर की शर्तों में बहुत साफ तौर पर जो अंडरटेकिंग इन्होंने भरी कि हम ये कंफर्म करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि किसी भी तरह से टेंडर को जमा करते समय, बिड को जमा करते समय, बिड को तैयार करते समय हमारी आपस में कोई मिली भगत नहीं है ना। और उसके हमने टेंडर कॉम्पिटिटिव बना रहे, उसको नॉन कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कुछ नहीं किया। तो इस सब से तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि टेंडर को नॉन कॉम्पिटिटिव बनाने का काम भी किया गया, कोल्यूशन भी आपस में था, मिली भगत भी थी, और उस मिली भगत के जरिए राज्य की इस बेशकीमती परिसंपत्ति की लूट हुई। और ये भी इसमें प्रश्न है कि आज के दिन पर, आज जब ये सवाल उठा, कल जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने से पहले धस्माना जी यहाँ हैं, वो बताएंगे, मनोज रावत जी ने इस सवाल को उठाया, विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने भी इस सवाल को उठाया। तो अब तो आज की तारीख में इंडियन एक्सप्रेस का खुलासे का मसला नहीं है, ये पिछले कई सालों से तमाम न्यूज पोर्टल्स में रिपोर्ट किया गया। इसको न्यूज क्लिक ने रिपोर्ट किया, इसको बारामासा ने रिपोर्ट किया, इसको तमाम और ने रिपोर्ट किया। कल इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट करने के बाद पूरे देश में इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में इसको कोट किया जा रहा है। लेकिन आज के अखबार में देख रहा था कि भाई अखबारों में सरकार जवाब देती है कि नहीं देती, तो सरकार की तरफ से जवाब कौन दे रहे हैं? तो कोई पर्यटन विभाग का अधिकारी नहीं दे रहा है, कोई पर्यटन सचिव उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए कि खनन का मसला उठा, हरिद्वार के सांसद ने लोकसभा में उठाया, तो जवाब देने कौन खड़े हुए? खनन के सचिव खड़े हुए। लेकिन इस मामले में पर्यटन के सचिव नहीं जवाब देने को खड़े हो रहे हैं, इसके मामले में कोई पर्यटन विभाग का अधिकारी नहीं जवाब देने को खड़ा हो रहा है, पर्यटन मंत्री नहीं जवाब दे रहे हैं। तो अखबारों में बयान छपा है मुन्ना सिंह चौहान जी का, उनका जवाब देने का क्या मतलब? और जो सरकार का सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, बस मैं अंतिम बात इसमें कह रहा हूं कि जिस सरकार का सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे करके आपदा में अपने पक्ष में प्रचार करा रही है, जिसका सूचना और लोक संपर्क विभाग, उसका सूचना और लोक संपर्क निदेशालय एक तरह से पत्रकारों को नियंत्रित करता रहता है, तो उस सूचना और लोक संपर्क विभाग ने कोई जवाब दिया या वहां कोई जवाब आ रहा है? तो मैं कल रात मुख्यमंत्री का पेज देख रहा था सोशल मीडिया का, और मुख्यमंत्री के पेज पर इस बात का तो कोई जिक्र नहीं। आज तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं पूरे दिन भर सफर में था, लेकिन कल रात मैंने देखा, जब खबर छपे हुए 17-18 घंटे हो चुके थे, तो एक पोस्टर वहां था कि निर्णय दमदार, काम असरदार। अब ये जॉर्ज एवरेस्ट में निर्णय कितना दमदार है, कितना असरदार है। दूसरा वहां एक पोस्टर और लगा था, निर्णय जो बने विकास की गारंटी। तो किसके विकास की गारंटी? रामदेव के विकास की गारंटी। एक तरह से एक पहलू इसका यह है कि इस राज्य के भीतर इस राज्य की परिसंपत्तियों की लूट करने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। दूसरा पहलू यह है कि रामदेव एंड कंपनी, रामदेव बालकृष्ण एंड कंपनी, उनका भी जांच की जरूरत है कि इस राज्य के भीतर कितनी जमीनें उन्होंने खरीदी है राज्य बनने के बाद से, कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया है। जगह जगह से इस बात के चर्चे आते हैं, हरिद्वार से लोग शिकायत करते हैं कि भाई जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। अभी कुछ दिन पहले रुड़की की एक महिला का वीडियो हमने देखा, वो रो रही थी, तो उनकी जांच करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री इस बात की तरफ पीठ फेरे हुए हैं, इतनी पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर पीठ फेरे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो इसमें शामिल है। तो हमारा तो ये कहना है कि सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट निरस्त होना चाहिए, दूसरा इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तीसरा जो टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के उस समय के सीईओ थे और टूरिज्म के सेक्रेटरी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबन उनका होना चाहिए, टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के अफसरों का निलंबन होना चाहिए, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर ये कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, पर्यटन मंत्री सक्षम नहीं है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।